गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी रफी जी, आ रही। प्रणाम। प्रणाम। संजय भाई साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सभी को प्रणाम। भैया, सुरेश जी हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जो मुख्य वक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। कृपया उनको हाईलाइट कीजिएगा। सुरेश चौहान नाम से ही हैं। भाई साहब हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब आ गए हैं, सादर प्रणाम। आदरणीय सुरेश जी, आपका हमारे इस पटल पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। कब शुरू करेंगे? हम शुरू कर रहे हैं, आपकी अनुमति हो तो। जी आदरणीय, तो हम पर प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आज के इस आभासी पटल में उपस्थित हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक रूप से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम मार्च महीने में प्रवेश कर चुके हैं। मार्च वो महीना है जो हमारे इस सूबे की अगली सरकार, अगले 5 साल की बागडोर किसके हाथ में सौंपने जा रही है, उसका निर्धारण करने वाला है। ये महीना उस राज को अपने दिल में छुपा कर बैठा है। हम 5 चरण के चुनाव मतदान देख चुके हैं। हमारे 2 चरण 3 तारीख और 7 तारीख को बचे हैं। हम एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, वोट फॉर नेशन, जहां हमारा सबसे ये आह्वान है कि मतदान होना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर एक को घर से निकलकर मतदान स्थल तक पहुंचकर अपने मत का सुप्रयोग करना चाहिए। ये हमारी मुहिम है, जिसके कारण हम अपने लखनऊ में इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए और लगभग 61% मतदान करवा पाए। और यही अगर प्रयास हमारा होता रहा तो हम आगे भी इसको बराबर कर सकेंगे और लगातार फर्स्ट डिवीजन में पास होते रहेंगे। मगर एक 5वें चरण में हमें छोटा सा झटका लगा है, जहां हम फिर से 55% के आसपास सिमट कर रह गए। हमें इस चीज को अगले 6ठे और 7वें चरण में बहुत आगे लेकर जाना है और मतदान को 100% कराना है। आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताते हुए इस गर्व का अनुभव कर रही हूँ कि आज हमारे बीच में हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा चिर परिचित नाम जुड़ा हुआ है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसने, अगर मैं कहूं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की एक झलक दिखाई है और लोगों को प्रेरित किया है, हिंदुत्व के प्रति आकर्षित किया है और उनके अंदर कि हिंदुओं को अपने ऊपर गर्व करना चाहिए, इस भावना को पैदा करने की कोशिश की है। इन 4 पंक्तियों को आदरणीय सुरेश चव्हाण जी को समर्पित करते हुए मैं उन्हें पटल पर आने का आमंत्रण दूंगी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा जिए, वृथा मरे, मरा नहीं वही की जो जिया ना स्वयं के लिए। और ऐसे ही हैं सुरेश चव्हाण जी, जो इस देश के लिए जी रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं और जिस निस्वार्थ भाव से वो कर रहे हैं। और आज हमारे लिए सौभाग्य के हमारे साथ हैं आदरणीय सुरेश चव्हाण जी। पटल आपका है। धन्यवाद आप सभी का और वोट फॉर नेशन की पूरी टीम का भी अभिनंदन कि इस अभियान के कारण लखनऊ में वोट बढ़ा है। आज कार्यक्रम में जैसे कि आपका फॉर्मेट है, मैं शुरू में बोलूंगा और उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर के लिए समय दूंगा। पहले तो इस कार्यक्रम के नाम में या आपके कैंपेन का जो टाइटल है वोट फॉर नेशन, इसी में पूरा संदेश है कि ये वोट फॉर तो यूपी हो रहा है, लेकिन यहाँ वोट फॉर यूपी नहीं कहा गया है। यहाँ वोट फॉर वैसे देखा जाए तो कंट्री हो रहा है, क्योंकि नेशन के लिए वोट नहीं होता है, लेकिन वोट फॉर नेशन कहा गया है। राष्ट्र एक भावना है और राष्ट्र बचा रहेगा तो ही यूपी बचेगी और देश बचेगा। और इसीलिए आप लोगों ने जो नाम रखा है वोट फॉर नेशन, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि कंट्री और नेशन अलग है। हालांकि हमारा नेशन मतलब राष्ट्र नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आपने नाम रखा है तो मैं ये कहता हूं कि नेशन के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए मतदान करो, ये आपका उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के साथ आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने वाले, जुड़ने वाले, मतदान के लिए जाने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए जो आप संबोधन करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि हम क्या सोचते हैं केवल ये नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आपका काउंटर पार्ट, आपका विरोधी
कहने के लिए तो ये जो चुनाव है 2022 का या हमेशा होने वाले चुनाव को हम सब लोग डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के माध्यम से लेते हैं। हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाला क्या कर रहा है, खास करके मुस्लिम, अगर हम इसको देखें तो इसको धर्म युद्ध की तरह, मैं धर्म नहीं कहता इसलिए मजहब कहता हूं, कि मजहबी युद्ध की तरह इसको वो देख रहे हैं। और पिछले 2 महीनों से देश भर के विभिन्न कंपनियों में यूपी के बाहर रहने वाले यूपी के मुसलमान छुट्टियां डाल डाल के अपने खर्चा करके यूपी में आ रहे हैं। मैंने करीब 1.25 महीने पहले एक बड़ा कैंपेन करके दिखाया था कि कैसे पूरे देश भर के कंपनियों में, खास करके मुंबई, गुजरात, पंजाब और दिल्ली एनसीआर, आ तो बंगाल से भी रहे, पूरे देश से रहे, लेकिन इन जगह पर हमने एचआर मैनेजर को कैमरे पर लाकर कहा कि आप बताइए कि आपके यहां से यूपी में चुनाव के लिए जाने वाले लोग कौन हैं, उनके नाम क्या है। और जो जाने वाले उनको भी हमने लाइव लिया, तो ये पता चला कि मुसलमानों को ये कहा गया है कि आपको यहाँ पर आना है। माहौल मजहबी युद्ध का बनाया गया है, केवल लोकतांत्रिक चुनाव का नहीं बनाया गया है। और इसलिए ये अगर हार होगी तो ये इस्लाम की हार होगी, ऐसा मानकर प्रेरित करके, और अगर प्रेरित होके नहीं आ रहा है तो फिर उसको कहा जा रहा है कि अगर वोटिंग करने नहीं आओगे तो फिर कभी इस गांव में आने नहीं देंगे। और अगर किसी का परिवार वहां है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो यूपी के बाहर काम करने जाते हैं उनके परिवार गांव में है, तो उनका भी सामाजिक बहिष्कार होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन लोगों ने कैमरे पर कहा है जिनको ऐसी धमकी दी गई है, हमने कॉल रिकॉर्ड भी सुना है। तो वोट फॉर राष्ट्र जब हम कह रहे, देश के लिए, राष्ट्र के लिए मतदान करने के लिए बात करें, तो आपको ये देखना चाहिए कि इस राष्ट्र पर कब्जा करने, गजवा हिंद करने की इच्छा रखने वाले लोग कितने गंभीर है। तो आप गंभीर है क्या? तो इसका उत्तर है कि नहीं है, क्योंकि ना केवल 5वें चरण में वो मतदान कम हुआ, बल्कि मैं जहां बैठा हूं इस नोएडा शहर में भी मतदान कम हुआ। क्यों? आप देखिए ऐसा क्यों होता है। उधर से तो आपको बाद में तो ये भी खबरें आई थी कि हवाई जहाज से लाख लाख रुपए के टिकट निकालकर दूसरे देश से भी लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा उदाहरण विरला ही है। क्यों? क्योंकि हम इसको केवल एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर तक मान रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं हमेशा बिंदास बोलने की भावना के साथ सत्य रखता हूं, इसलिए मैं यहाँ पर भी किसी संकोच और बहुत संवैधानिक भाषा के उपयोग के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर योगी जी जैसा व्यक्ति यूपी में दोबारा नहीं आता है तो इसका जिम्मेवार योगी नहीं, इस यूपी का वोटर है। उस वोटर को बाहर निकालने के लिए जिसको काम दिया गया है, प्रेरणा देने का काम जिनके पास है, वो जिम्मेवार है। क्योंकि योगी जी ने तो 5 साल अपना काम किया है, वो ये काम योगी जी का नहीं है। मतदान काम ये उत्तर प्रदेश की जनता का है। और भले ही हम भावना काउंटर पार्ट के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से योगी जी ने काम किया है, इस काम को अप्रिशिएट तो सभी ने करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक मुस्लिम नेता का मैंने इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनको कहा कि योगी जी ने जो घर दिए उसमें मुसलमानों को नहीं दिए क्या? उन्होंने कहा दिए। तो शौचालय दिए कि नहीं दिए? सारी चीजें सबको दी, कोई भेदभाव नहीं किया। तो फिर भी आपको योगी क्यों नहीं चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको बहुत ज्यादा पता नहीं, मौलाना ने कहा है कि मतदान इधर होना चाहिए तो हो रहा है। भाई आपके पास ये व्यवस्था है क्या? नहीं है। हम तो बहुत डेमोक्रेटिक, हम बहुत अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि अगर हम इस प्रकार से बात करेंगे तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रहा। अरे भाई युद्ध में कोई फर्क नहीं होता। युद्ध में अगर आप, क्योंकि वो इसको युद्ध मान रहे हैं, तो युद्ध में अगर आप कमजोर है तो आपका हारना तय है। तो क्या एक मजबूत टीम ने मतदान करवाने की जो योजना आपके काउंटर में बनाई है, उतनी काउंटर में आपके पास योजना है क्या? तो दुर्भाग्य से वो 100% नहीं है। अन्यथा ना आपको ये कहना पड़ता कि 5वें चरण में मतदान हुआ, ना मुझे कहना पड़ता कि नोएडा में कम मतदान हुआ। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब देखिए बंगाल में क्या, इससे भी इसी प्रकार का और करीब इससे भी थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक माहौल के साथ बंगाल में चुनाव हुए। वहां के महिलाओं के साथ बलात्कार से लेके कार्यकर्ताओं की हत्या से लेके क्या नहीं हुआ था। लेकिन इसके उपरांत भी कलकत्ता के पॉश कॉलोनी से और यहां तक कि मध्यम वर्ग से भी लोग मतदान को इसलिए नहीं गए कि कोरोना की लहर थी। हालांकि वो लहर बहुत उतरती हुई थी, करीब करीब समाप्त हो चुकी थी। अच्छा जो भी थी,
आपके विरोधी विचार के लोगों ने तो निकल निकल के मतदान किया, क्या उनको अपने जान का खतरा नहीं था? लेकिन वो गए, लेकिन हमारे समर्थक नहीं गए। परिणाम क्या है? बंगाल में वही चीज आप ज्यादा प्रतिरोध के साथ झेलना पड़ रहा है। तो सोचिए कि अगर यूपी में भी किसी ने कहा कि नहीं अब तो हॉलीडे है, लगातार 3 दिन की छुट्टी आई है, तो चलते हैं जरा कहीं जाकर आते हैं, क्योंकि इस बार तो 5 दिन की छुट्टी है 5वें और 6वें चरण में, तो हॉलीडे पैकेज निकले हुए हैं, तो उधर अगर जाएंगे तो फिर यूपी का क्या होगा? इससे ज्यादा प्रश्न है आपका क्या होगा। और अगर आपको अपनी चिंता नहीं है तो आप पूछिए कि आपकी बेटी का क्या होगा, जो कि पहले शाम के बाद नहीं निकल पा रही, दिन में भी निकलती थी तो वो घर वापस आएगी कि ये चिंता थी, उसका क्या होगा सोचिए। आपके पोते का क्या होगा ये सोचिए। क्योंकि जो काम योगी जी ने हाथ में लिया है ये 5 वर्षों का काम नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया का काम है। और इसलिए जो बंगाल में हुआ, यही भावना अगर हम यहाँ रखकर चलो जीतने ही वाले हैं, या कोरोना की लहर है, धूप निकली है, सर्दी ज्यादा है, कहीं पर बारिश हुई है, या बहाना तो बहाने होते हैं, अगर ऐसा बहाना हम मन में रखकर अगर मतदान के लिए निकलने का सोच रहे हैं तो फिर सोचिए जो बातें मैंने आपको कहा है कि आपकी बेटी का, आपके बेटे का, आने वाले उनके पीढ़ियों का क्या होगा। क्योंकि ये चुनाव एक रिले बैटन की तरह होता है। हर सरकार ने, हर समाज ने, केवल सरकार का काम नहीं समाज का भी काम है कि रिले बैटन की तरह ऐसी दौड़ लगानी है कि बैटन अगले दूसरे भागने वाले के हाथ में देनी है, जिससे कि उसकी दौड़ समय पर पूरी हो सके। तो क्या हम उस रिले बैटन का हिस्सा है तो क्या हम सही समय पर सही गति के साथ अपनी बैटन अगले दौड़ने वाले के हाथ में दे रहे हैं? ये मतदान के माध्यम से हमको सोचना है। अब हम ये देखेंगे कि इस बार में खास करके उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा और बाकी भावनाएं जो कि योगी जी और भाजपा के लोग या सरकार से संबंधित लोग प्रचार में ला ही रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा इतर जाकर जो हम बात करते हैं कि यह हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है, ये सबको पता है, इसको दोहराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। किसको नहीं पता है? हर मतदान करने वाले को पता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ होती है, कर्तव्यों के लिए नहीं होती। लेकिन वोट फॉर नेशन के कैंपेन को देखने वाले, हमारे साथ जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता, मैं जानता हूं कि ये राष्ट्र भावना के साथ काम करने वाले हैं। और इसलिए मैंने अपने हृदय के अंदर की जो व्यथा है वो आपके सामने रखी है। और मैं आशा करता हूं कि हम केवल लोकतंत्र बचाओ इतनी तक बात सीमित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर योगी जी, मोदी जी नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। ये एडिशनल कहने में कोई संकोच करने का काम नहीं है। मैं पत्रकार हूं, लोग कहते हैं कि भाई पत्रकार ने ऐसा नहीं कहना चाहिए, पत्रकार तो निरपेक्ष चाहिए। मैंने कहा पत्रकार सापेक्ष चाहिए, सत्य के साथ चाहिए। अगर मुझे पता है कि ये नहीं होगा और बाजी पलटेगी तो क्या होगा, तो मैंने वो बताना चाहिए, उसमें क्या संकोच करने की आवश्यकता है। तो बहुत से लोग आज मेरे साथ जो जुड़े हैं, क्योंकि मुझे पता है कि संजय जी इस व्यवस्था में है, तो कई लोग ऐसे होंगे जो सीधे बीजेपी का नाम नहीं ले सकते, ना बोलना है उन्होंने, ऐसा है। लेकिन फिर भी आपको स्पष्टता के साथ सामने वाले को ये बातें बतानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैंने प्राथमिक तौर पर आपके सामने मेरे मन में जो है विषय रखा है, बाकी आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मैं दूंगा। आदरणीय, धन्यवाद। अभी हमारे साथ कुछ प्रश्न के लिए बलिया से, गोरखपुर से, काशी से, प्रयागराज से और भी कई कार्यकर्ता ऐसे जुड़े हुए हैं जो धरातल पर जाकर के नीचे और जन जागरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं, लोगों को डोर टू डोर संपर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स करके अवेयर कर रहे हैं, छोटी छोटी आप जैसे लोगों की वीडियो क्लिप्स को शेयर करके व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी माध्यम मिल रहा है, बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये सिर्फ अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है। अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आप निकलो, कहीं देर ना हो जाए इस नाते। मेरे साथ शीतल मिश्रा जी हैं। अभिषेक जी, एक बार इन सबको आप जरा करिए। सौम्या जी है, शीतल मिश्रा, अनग जी काशी से हैं, अनग जी, संतोष पांडे जी हैं। संतोष पांडे जी, आप किसी और नाम से मुझे दिख नहीं रहे हो, मैसेज आपका आ गया है, अगर आप हैंड रेज करेंगे तो उठा देंगे। आप लोगों के जो भी प्रश्न है सुरेश जी भाई साहब से, क्योंकि आज समय भाई साहब के पास भी कम है, वैसे हम लोग 1-1.5 घंटे रहते हैं, लेकिन बैठने से नहीं सुनने से मुझे लगता है सुन करके
कुछ ले करके नीचे काम करना ज्यादा आवश्यक है। शीतल जी, आप अपना प्रश्न भाई साहब से कर सकते हैं। वोट प्रतिशत कैसे बढ़े, इसके लिए हम और क्या करें? जी भाई साहब प्रणाम। नमस्कार। भाई साहब शीतल नाम है, गोरखपुर से हूँ। भाई साहब मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि हमारा वोट प्रतिशत कैसे बढ़े, और उसके लिए हम लोग पत्रक बांटते हैं, जनजागरण करते हैं, लोगों को सूचनाएं देते हैं। उसके बाद भी कोई ऐसा वर्ग है जिसको इस महापर्व से, इस वोटिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना वो उसमें हस्तक्षेप करना चाहता है और ना ही उसमें कोई भागीदारी देना चाहता है। तो उनके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? उनको कैसे जागरण किया जाए राष्ट्र के लिए, समाज के लिए? वो कैसे थोड़ा सा तत्पर हो, ऐसा हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम उनको जोड़ सके? जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, इंटेलेक्चुअल तो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ निर्णय ले लेंगे, कभी कभी ऐसे कुछ कर्म करेंगे। ध्यान आ गया आपका प्रश्न। देखिए, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मुझे दुर्जनों की दुष्टता का उतना डर नहीं है जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। इसलिए तो कहा गया है, और वो मतदान न करने वाले वर्ग में वही ज्यादा होता है। देखिए, मैं इसके दो उत्तर दूंगा। पहला, इसका स्थायी समाधान क्या है? इसका स्थायी समाधान है कि आपको मतदान अनिवार्य करना चाहिए। जिस चुनाव में, जिस संदर्भ का चुनाव है, उस संदर्भ की सुविधाएं आपको 5 साल नहीं मिलेगी अगर आप मतदान में नहीं जाएंगे। ये कंपल्शन करना चाहिए। खैर, ये तो आज के कल परसों होने वाले चुनाव के लिए तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन इसकी मांग करती रहनी चाहिए। दूसरा, अभी क्या हो सकता है? तो क्या हम केवल हाथ जोड़कर नमस्कार करके जगाने तक ही काम करेंगे क्या? मैं थोड़ा कड़वी भाषा का उपयोग करने वाला। आप ये कहिए, अपने वॉल पर भी लिखिए और सभी को कहिए, जो मतदान को नहीं जाएगा वो तो अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ रहा है ना, क्योंकि ये तो मजहबी युद्ध है। तो अगर अपने हिस्से की जो लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इसका मतलब वो लड़ाई से पीठ दिखाकर भाग रहा है। तो जो भगोड़ा है, उस भगोड़ा को अपने ट्विटर, फेसबुक या जिस भी लिस्ट में फ्रेंड बना के रखा है, आप सबको लिखिए कि जो भी व्यक्ति मतदान को नहीं जाएगा वो लड़ाई से भागने वाला भगोड़ा है, और ऐसे लोगों को मैं अनफ्रेंड कर दूंगा। ये कहने से जब तक आप ऐसी कड़वी भाषा में उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ होना तो है ही नहीं। भाई, आपने कहा जाओ, वो नहीं गया, फिर आप भी चुप रहे। ये तो अपने हिस्से की लड़ाई न लड़ने वाला भगोड़ा है। ये जब तक रजिस्टर नहीं होगा, लोक लज्जा के खातिर भी क्यों ना हो, कम से कम वो नहीं जाएगा, तो फिर कैसे होगा? कुछ तो सजा देनी चाहिए ना। सरकार के पास, चुनाव आयोग के पास सजा देने की कोई व्यवस्था नहीं। तो एक मित्र के नाते कम से कम आपके सोशल मीडिया के नेटवर्क पर आपके साथ जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उसको तो आप ये संदेश दे सकते हैं कि मतदान नहीं तो मेरे फ्रेंड लिस्ट से मैं अनफ्रेंड करूं। ये तात्काल स्वरूप में हो सकता है। अब रही है थोड़ा संगठित प्रयास की, तो जैसे साधु संत है, क्योंकि वोट फॉर नेशन इसी नाम से मैं भी लंबे समय तक कैंपेन करता रहा है। मैं महाराष्ट्र में जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था संघ के बाद, तो मराठी में मतदार राजा जागा हो, मतलब जो वोटर है, वोटर राजा जाग जाओ, इस प्रकार के नाम के साथ हम कैंपेन चलाते थे। तो हम 2 स्तर पे काम करते थे। एक करते थे इंडिविजुअल स्तर पे और एक करते थे समूह स्तर पे। इंडिविजुअल स्तर पे तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती, जो सोशल मीडिया और बाकी बातें मैंने कही वो तो हो चुकी है। अब आपको करना चाहिए लास्ट फेज में एक साथ होने वाले मतदान। जैसे पूरे कॉलोनी में गए और कहा कि किस घर से 100% मतदान होगा, किस सोसाइटी से 100% मतदान होगा और किस मोहल्ले से 100% मतदान होगा, उसको हम सम्मानित करेंगे। न होने वाले जगह पर हम काला झंडा लाकर लगा देंगे कि यहाँ पर से मतदान नहीं हुआ है, काला झंडा। क्योंकि आप अनफ्रेंड नहीं कर सकते उनको, तो लगाइए। निगेटिव मार्किंग जब तक नहीं करेंगे तब तक समझ में लोगों के नहीं आएगा। तीसरा, जो आध्यात्मिक समूह है, साधु संत है, मठ है, मंदिर है, उनकी फॉलोइंग है, वो हर व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा, सामाजिक संगठन से लेके वो कहेगा कि हमारी तो जितनी फॉलोइंग होगी 10 गुना पक्का बताएगा। तो आप उनको कहिए कि भाई आपके मतदान कितना हुआ, आप हमको बताओ, साबित आप बताओ कि आपकी क्या व्यवस्था है, कैसे लोग जाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे, कितने लोग करने वाले हैं, और हम आप पर ध्यान रखने वाले हैं। केवल बात करें ऐसा नहीं है। आप कहते हैं ना हमारे संगठन ने बहुत काम किया है, तो आपके संगठन का 100% हो रहा है कि नहीं? हम वोटर लिस्ट लेकर, क्योंकि बूथ लगाओगे तो आपके पास तो हर बूथ की लिस्ट है, तो आप कहोगे कि अगर नहीं आए तो फिर हम
हम ये कहेंगे कि इस संगठन ने सैबोटाज किया है, अंतर्गत विरोध किया है, क्योंकि कर्तव्य नहीं निभाना है। भगोड़ा तो है ही, लेकिन ये आप सबोटाज कर रहे हैं। इस भाषा में मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि हम कोई अपने लिए मांग नहीं रहे, या सब जुड़े हुए वो लोग हैं जिनका प्रत्यक्ष चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ना वो चुनाव में कहीं खड़े हैं, ना उनके परिवार का कोई खड़ा है। इसलिए हम सबको, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए कह रहे हैं, हम कोई बीजेपी के लिए वोट नहीं मांग रहे, और इसलिए हमको ये कहने का अधिकार है, ये मुझे लगता है। अनग शुक्ला जी, काशी। वैसे अलग शुक्ला जी हाँ, हैंड रेस किया है कई लोगों ने। वैसे शैलेंद्र कुमार सिंह। एक सेकंड, आप शैलेंद्र जी जरा एक बार हैंड रेस करिए। हाँ, एक सेकंड भाई साहब जी, अनम्यूट करिए अपने आप को शैलेंद्र जी। जब राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा इस समय हो रही है, तमाम चुनौतियां हैं जो सामने हैं, लेकिन ये देखने में आता है कि तमाम झूठे नैरेटिव इन मुद्दों को धीमा करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, इस समय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की सर्वत्र चर्चा हो रही है, और कौन इन लक्ष्यों को पूरा कर सकता है लोग स्वाभाविक रूप से एसेस कर सकते हैं, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि तमाम झूठे नैरेटिव और झूठे वादे इन मुद्दों को धीमा करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए भाई साहब हमको क्या उपाय और करना चाहिए जिससे लोग जागरूक हो सकें और इस तरह प्रभावित न हो सकें? दो चीजें हैं, क्योंकि जो लोकल मुद्दा है उस मुद्दे पर काम करना बीजेपी का काम, या भाजपा का वहां का विधायक होगा, जो नेता होगा, उसका काम है। उसके संबंध में कोई ऐसा मुद्दा है कि जो उसने नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि आपने ऐसे लोगों पर जहां स्थानीय मुद्दों का प्रभाव पड़ता है, वहां पर सीधे उसने आगे आकर अगर गलती की है तो माफी मांगने, नहीं कर पाया है तो अपनी मजबूरी बताने, या पुनः करने की, उस काम को करने का वचन आप लोगों ने दिलवाना चाहिए। आपको भी कोई टेक इन ग्रांटेड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करे, ये सच है, लेकिन किसी व्यक्ति को और किसी दल को इसका सीधा फायदा होता है, ये भी सच है। इसलिए हम इस कमिटमेंट के साथ कि हाँ, अगर ऐसा है स्थानीय मुद्दों में, तो उस व्यक्ति को खड़ा करिए, बोलिए भैया हमारे पास फीडबैक है, हम भी देते हैं, हम ऊपर भी जहां देना है सब जगह देते हैं, इसी शक्ति के साथ देते हैं। तो इसलिए हमने बड़े ही शक्ति के साथ ये कहना चाहिए कि ये स्थानिक मुद्दा है और इस मुद्दे पर ये फीडबैक है, ये आपकी अगर मजबूरी थी तो आप स्पष्ट करिए, अगर आपकी गलती थी तो माफी मांगिए, और अगर आप इसको करने के लिए प्रतिबद्ध है, नहीं कर पाए, आगे कर सकते हैं, तो फिर आके कहिए कि ये करना है। ये हुए उन कामों के बारे में जो कि व्यक्ति ने करने के या संगठन या सरकार ने करने के काम थे। अब आता है दूसरा मुद्दा, स्थानीय मुद्दा रहता है क्या नहीं। तो आपने देखा होगा कि ये मनुष्य स्वभाव है। अब शादी में भी जाते हैं तो शादी में जो लोग नाराज हो जाते हैं, उनको पता है कि ये नाराजगी का मुद्दा यहाँ वो नहीं है शादी उसके नाराजगी के बाद भी होनी है, या लेकिन उसको लगता है कि अवसर है, और इस अवसर पर अगर मैं नाराजगी नहीं दिखाऊंगा तो 5 साल फिर मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसके इस प्रिविलेज को आपको समझना होगा, और उसको इतना प्रिविलेज देना भी होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र उसको ये प्रिविलेज देता है। आप एक बार देखे तो देखिए, और फिर आप स्वीकार करेंगे तो वो आपकी गलती को भी स्वीकारने को तैयार है, आपकी माफी को भी स्वीकारने को तैयार है, और आपकी मजबूरी भी वो समझता है। इसलिए ये दूसरा उपाय हो सकता है। तीसरा उपाय ये है कि हम इन चुनाव को, जैसे मैं ये कहता हूं कि अगर एक चुनाव धर्म के आधार तक या राष्ट्रीय मुद्दों पे रहा तो उसका फायदा स्वाभाविकता बीजेपी को होगा। जाति के आधार पर गया तो नुकसान होगा। ये सर्वत्रिक है, ये कोई केवल यूपी की बात नहीं है। तो हमने लोगों को समझाना चाहिए कि माना कि तुम्हारी जाति के प्रति कमिटमेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, उत्तर भारत में वो ज्यादा है, खास करके यूपी बिहार में और ज्यादा है, तो लेकिन तुम्हारी जाति उस बड़े अपार्टमेंट का एक फ्लैट है, जो अपार्टमेंट है वो धर्म है, और तुम्हारा जाति बचनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन वो बड़े अपार्टमेंट के सोसाइटी का एक फ्लैट है। अगर अपार्टमेंट ही नहीं रहेगा तो फ्लैट कहां से रहेगा, ये भी उसको समझाना चाहिए। छोटे मुद्दे को आपको लेकर जाना पड़ेगा ही, ये समझना चाहिए। जी, कई लोग फूफा की भूमिका में इस समय चल रहे हैं, ऐसी जानकारी भाई साहब से प्राप्त हुई, क्योंकि अपने ही उनको मनाना भी है हर संभव जा करके। हमारे बीच में अभी अनक जी, अनक बाबा शुक्ला।
अभिषेक जी को अनम्यूट, हाँ अनक जी हैंड रेस किया है इन्होंने। भाई साहब पूजा जी को हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं, अगर हो तो जरूर उनको पटल पर लाया पूजा जाए। जी आ गई हैं, डॉक्टर पूजा जी, उनको बात करिएगा। अनक जी को जरा अनम्यूट कर दीजिए। प्रणाम भाई साहब। अनक जी अपना प्रश्न करिए। मैं अनग हूँ काशी से। जब ग्राउंड जीरो पे हम काम करते हैं तो लगातार एक प्रश्न जो गांव गरीब और युवाओं के बीच लगातार प्रचलित है, जिसको लेकर के भ्रमित किया जा रहा है कि योगी मोदी ने देश को बेच दिया। ये एक झूठा नैरेटिव है, तथ्यात्मक रूप से भी और सैद्धांतिक तौर पे भी। मगर इससे हम इस प्रश्न का जवाब किस प्रकार से लोगों को दे सकते हैं, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, और जो भोले भाले लोग हैं, जो कस्बों के हैं, जो गांव के हैं, उनको इस बारे में कैसे हम जागरूक कर सकते हैं, और किन तथ्यों के साथ हम उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, इसको लेकर के मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। बिल्कुल, पहले तो उसकी धारणा जहां से बनी है उसको समझाना चाहिए कि ये सोशल मीडिया पर आने वाली हर चीज सच नहीं है। इसका हम भी कभी कभी दुरुपयोग करने का उपयोग करते हैं, अगर है तो भी गलत है, क्योंकि ये लोगों के सामने जाना चाहिए कि सोशल मीडिया पर गलत बातें भी आती, यहाँ तक कि टीवी पर भी गलत आती। एक दूसरा, मैं इसका उदाहरण या इसका उपाय समझाते समय मैंने क्या उपाय किया वो समझाता। आपको याद होगा अभी अभी किसान आंदोलन में राकेश टिकैत ये बात सबसे ज्यादा करते हैं, वो कहते हैं कि देश को बेच दिया है। तो जब मेरे सामने राकेश टिकैत आए कैमरे के सामने, मैंने उनको कहा कि क्या बेचा, आप एक चीज बताएं। वो कहते हैं देश बेच दिया। मैंने कहा आप देश तो छोड़ो, एक चीज बताओ। तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, लंबी लिस्ट है। तो मैंने कहा कुछ तो बताओ, कुछ नहीं बता पाए। मैंने कहा तो चलो मैं शुरू करता हूं, आपके भाषण में फलानी जगह आपने कहा कि आपने रेलवे बेच दी। तो उन्होंने कहा हाँ स्टेशन बेच दिया। तो मैंने कहा कौन सा स्टेशन बता बेचा, नाम बता। आपको ऐसा आर्गुमेंट करने वाले को पूछना, बताओ, बोलना तुम बताओ, मैं सुनने को तैयार हूं। और मैंने तो, हालांकि मेरे पास ये था कि मैंने कहा कि मैं तो चैनल पे चलाऊंगा, आप बोलो। आपको ये पूछना चाहिए कि जिसने भी आपको कहा है, या आपको कई ऐसे ज्यादा होशियार भी मिल जाएंगे जो कहेंगे हाँ मैं जानता हूं, तो बोलना लिस्ट दिखाओ क्या बेचा है। अगर किसी स्टेशन को किसी कंपनी को चलाने दिया है, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि दिया है। इसको मोनेटाइजेशन ऑफ असेट कहते हैं। ये तो एक बिजनेस का हिस्सा है, और रेलवे भी सेवा के साथ साथ बिजनेस तो कर ही रही है ना। इसलिए तो अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, उसको डेवलपमेंट करनी है, अपग्रेडेशन करना है, विश्व स्तरीय बनाना है, होने वाले हजारों लोगों के मौतों को कम करना है, सुविधाजनक, ये सारा रेलवे को भी तो करना है। अच्छा रेलवे नहीं करती तो सरकार पैसे से करेगी, तो वो पैसा किसका है, आपका है ना। जो आपको कह रहा है कि रेलवे स्टेशन क्यों दे दिया प्राइवेट कंपनी को, उसको समझाना पड़ेगा कि अगर रेलवे स्टेशन का मोनेटाइजेशन करके उसको सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बनाया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया, तो उस स्टेशन को सरकार को पैसा देना होगा। तो सरकार पैसा देती है तो किसके जेब से देती है, जो इसका विरोध कर रहा है उसी के जेब से देती है ना। तो क्या तुमको मंजूर है, तो आपको कहेगा कि नहीं हाँ ऐसा है तो फिर तो सही है। तो आपको इसके जवाब तक पहुंचना पड़ेगा, इसका उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर से भाग के या प्रश्न पूछने वाले को गलत ठहरा के हम नहीं इसका समाधान कर सकते। आपको प्रश्न को सुनना चाहिए। ऐसा प्रश्न पूछने वाले के लिए मेरी रणनीति होती है कि मैं उसको ज्यादा बोलने देता हूँ, क्योंकि वो जब ज्यादा बोलता है तो उसको, उसने जो नहीं देखा है, जो सुना है, दूसरे की बातें बोलता है, और फिर दूसरे की बातें में झूठ होता है, और फिर वो ज्यादा बोलेगा तो उसमें पकड़ लीजिए, उसको साबित करने के लिए बोलिए, वो मान जाएगा। ये मेरा अनुभव। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत सही कहा। इसी में एक और प्रश्न आता है, भर्तियों को लेकर भी युवा एक चीज कह रहे हैं, और एक उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि जो भर्तियां हैं रद्द की जा रही हैं, भर्तियां हो नहीं रही हैं, नए जो है वो नौकरी के क्षेत्र नहीं खोले जा रहे हैं। किस प्रकार से सरकार हम युवाओं को नौकरियां देगी? देखिए इसका राजनीतिक जवाब छोड़ दीजिए, राजनेता इसका जवाब क्या देंगे, क्योंकि हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम तो हर व्यक्ति को मिल के बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। हमने उसको 3 प्रकार का जवाब देना चाहिए। पहले तो उसको पूछना चाहिए कि कितनी भर्ती पिछले सरकार में हुई, उसके पिछले सरकार में हुई, या यूपी के पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट में आप जिस भी पार्टी का नाम लो, कांग्रेस का लो, राजस्थान में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, जहां भी उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में, वहां प्रोपोर्शनेट में कितनी हुई। इसका आंकड़ा थोड़ा बहुत आपको मेंटेन करने में भी कोई हर्ज नहीं। आपको बेरोजगारी का क्या रेशो है,
किस सरकार ने कितनी नौकरियां अपने किस कार्यकाल में दी, ये सारा सब कुछ सोशल मीडिया पर या वेबसाइट पर ऑथेंटिकेट सोर्स के साथ अवेलेबल भी है। इसको आप लोगों ने अवेलेबल भी करवाना चाहिए। तो आप उसको कंपेरेटिव करिए, भाई ये फैक्ट है। कोई भी सरकार नौकरी कितनी दे सकती है? यूपी जैसे राज्य में प्रति वर्ष निकलने वाले जो युवा है, जो नौकरी के तलाश में निकलते हैं, उनकी संख्या और सरकार की संख्या ये कभी मेल खा सकती है? 5% भी नहीं खा सकती, 2% भी नहीं खा सकती है। उसको समझाना चाहिए। क्या सरकार केवल पैसे बांटने के लिए जॉब दे तो फिर तो आपके राज्य का और आपका और देश का विकास क्या होगा? फिर तो आपको जॉब नहीं दिया जा रहा, फिर तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। तो आपकी लड़ाई फिर रोजगार से नहीं, आपकी बेरोजगारी भत्ते से। तो रोजगार, सरकारी रोजगार पर निर्भर रहने की मनोवृत्ति से दूर करना चाहिए। ये पहली जरूरत है, ये मुझे लगता है। दूसरा विकल्प क्या है? तो विकल्प यह है, क्योंकि केवल आपने आइडियोलॉजिकल बात करके उसको निरुत्तर नहीं करना, उसका समाधान भी करना है। तो दूसरा उत्तर यह है कि इस सरकार ने जितनी नौकरियां दी, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने, उससे ज्यादा उन्होंने स्वयं रोजगार की संभावनाओं को खोला। उन्होंने कितने स्टार्टअप लाए, कितने उन्होंने पहली बार शुरू होने वाले व्यवसाय को शुरू किया, कितने व्यवसाय को स्किल डेवलपमेंट करके उसके अर्निंग को और उसका रेशो बढ़ाया, उसका जीडीपी में पार्टिसिपेशन बढ़ाया। उस द्वारा मिलने वाले रोजगारों की जो नई अपॉर्चुनिटी है, उसको वो व्यक्ति कैसे इनकैश कर सकता है, ये समझना चाहिए। जी। तीसरा उत्तर, आप जिस क्षेत्र में अभी चुनाव में जा रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र में ये स्टार्टअप और उसके द्वारा व्यवसाय, इसकी संभावना तुलना में कम है। तो फिर उसको आप क्या जवाब देंगे? तो भारत सरकार ने किसानों ने एकत्र आकर एक कंपनी बनाकर करने वाले काम का लिए बड़ी अच्छी ऑफर लाई, और इतनी अच्छी है कि आपको उसके लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेना हो तो किसी भी प्रकार का मॉर्गेज नहीं देना है। आप 10 लोग एकत्र आकर कंपनी बनाइए, आप व्यवसाय कर सकते हैं, और आपको अमेजॉन से लेके आय स्वदेशी से लेके सारे प्लेटफॉर्म भी खड़े हैं, और भारत सरकार का भी जैम जो प्लेटफॉर्म है वो भी उपलब्ध है। लोग उस पर काम कर रहे हैं। सक्सेस स्टोरी चाहिए तो सक्सेस स्टोरी दीजिए। तो किसानों के लिए अपॉर्चुनिटी है, किसानों के युवाओं बच्चों के लिए, जो ट्रेडिशनल किसान है उनके लिए, उनका माल खराब होता है साल भर में, उस खराब होने वाले माल का न होने पर मिलने वाले मुनाफे का रेशो क्या है, उसके लिए सरकार क्या क्या करने जा रही है, क्या कर चुकी है। यूपी में तो कर चुकी है। जिस बेल्ट में आप जा रहे हैं उस बेल्ट में शुगर मिल बनाई। आप योगी जी मुझे उस दिन बता रहे थे, परसों जब इंटरव्यू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में अब तक बनने वाली किसी भी शुगर मिल से सस्ते में वो शुगर मिल उन्होंने बनाई, आजमगढ़ के पास कहीं पर बनाई है। तो ये उनको बताना चाहिए कि देखो ये भी प्रयास हो रहे हैं, और इसके सिवा आपका क्या सजेशन है सामने वाले को? ये चौथा उपाय जरूर करिए। इस उपाय के बगैर वो समाधानी नहीं होगा। उसको बोलना कि चलो मैं आपको कहता हूं कि आपकी सरकार, तो आप क्या करोगे, आप बताओ। वो करने के लिए मैं इस आने वाली सरकार को कहूंगा, आप बताओ, आपका सोल्यूशन बताओ। सुनिए, वो भी आपके सिवा, आप जो बोल रहे हैं इसके सिवा उसके पास भी ज्यादा नहीं है, और अगर सौभाग्य से उसके पास आपसे ज्यादा है तो उसको लीजिए, हमको दीजिए, हम सरकार से करवाएं। जी। ये 4 उपाय मुझे लगता है कि हो सकते। इसी से एक जुड़ी हुई बात है, छोटी सी बात है, कि वो ये भी प्रश्न उठाते हैं कि भर्ती की प्रक्रियाएं बहुत लंबी हैं, कभी 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसके बाद कोई ना कोई दिक्कत आती है, उसको रद्द कर दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया को इतना लंबा क्यों खींचा जाता है? देखिए, बहुत से जॉब में तो इस सरकार ने इंटरव्यू तक हटा दी है। ये एक प्लस पॉइंट है भर्ती के विषय में, जिसको बोला जा सकता है। दूसरा है, देखिए, ये भर्तियां ना हो इसके लिए माफिया भी काम करते हैं। और क्या आप जिस कारण ये भर्ती की प्रक्रिया रोकी गई, परीक्षा कैंसिल हुई, उसको कैंसिल करे बगैर अगर आप लोगों को जॉब दे देते तो फिर तो आप फ्रॉड लोगों को देते। तो आपके पास भर्ती कैंसिल करने के सिवा विकल्प क्या था, ये उसको पूछिए। कोई विकल्प नहीं था। जब पेपर लीक हुआ है, माफिया कर रहा है, तुलना में कम हुआ है। पहले तो जिनको जॉब देना है उन्हीं के घर पेपर पहुंच जाता था, अब तो वो स्थिति नहीं है। तो फिर उसके सामने ये तथ्य रखना पड़ेगा कि ये फैक्ट है, तुम उपाय बताओ। तो वो भी यही कहेगा कि हाँ ये होना चाहिए। हाँ, सरकार ने इसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ एग्जाम वगैरह लेनी चाहिए क्या, तो ये फीडबैक भी सरकार को देना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न संजय भाई साहब। पूजा दीदी है हमारे साथ। हाँ, आदरणीय पूजा दीदी। हाँ जी, आप तो मुझे सुन सकते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम।
सुरेश जी, बस मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी एक प्रश्न के पहले, कि आप जैसे लोगों ने जो ये वोट फॉर नेशन प्रोग्राम जैसे चला रहे हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली हो रहा है। लास्ट टाइम मैं लखनऊ में थी तो पुष्पेंद्र कुलसेस जी का प्रोग्राम चला था, और उससे जो अखबारों से पता लगा हमें, उससे वोट अपना ही रिकॉर्ड हम लोग तोड़ते हुए लखनऊ में वोट वृद्धि हुई है। और मैं बिलोंग करती हूँ बलिया से, पूर्वांचल से, तो बलिया के लोग, काफी लोग आज आपको सुन रहे हैं, और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आपके आज के इस लेक्चर का बहुत ही प्रभावशाली उस पर प्रभाव पड़ेगा, और मतदान के लिए लोग बाहर निकलेंगे और राष्ट्र हित में वोट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्र हित में वोट करेंगे। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं में जागरूकता अभियान लाना हो तो उसके लिए सबसे मतलब क्या इफेक्टिव तरीका होगा उनको बाहर लाने के लिए और मतदान बूथ तक पहुंचाने के लिए? देखिए, वैसे तो महिला के फैक्टर में अगर मैं बात करूं तो योगी जी भी और मोदी जी के बारे में महिलाओं के मन में और दिमाग में भी एक सद्भावना है, एक श्रद्धा है। सिर्फ यूपी में ऐसा हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में महिलाओं का मतदान ज्यादा हो रहा है। यूपी में क्यों हो रहा है थोड़ा सा समझने से परे है, क्योंकि सामान्यता महिलाओं का मतदान योगी जी, मोदी जी के समर्थन में जाता है। यहाँ पर कोई दूसरा फैक्टर काम करता है क्या, हम भी इसका उत्तर अभी नहीं खोज पाए। लेकिन महिलाओं के समर्थन में इस सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है। आप गैस के चूल्हे से लेके, फिर मैं इस प्रचार में मतलब उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि हम सब जानते हैं, तो महिलाओं के लिए किए गए सरकारी काम को, जो कि मोदी जी अपने भाषणों में सबसे ज्यादा समय इस पे देते हैं, फिर वो टॉयलेट का हो जिसपे उनकी मतलब खुले में जाने से महिलाओं को क्या झेलना पड़ता था, ये सब हम जानते हैं। ये वाली बात, घर में मिलने वाली सुविधा, गैस से लेकर बाकी सुविधा, तीसरी महिला के लिए उसका खुद क्या मिल रहा है, इससे ज्यादा इफेक्टिव होता है कि उसके परिवार की सुरक्षा, और परिवार में भी बेटी की सुरक्षा, बहन की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा। इस मामले में इस सरकार का दुष्प्रचार तो विपक्ष भी नहीं कर पा रहा है ना। आपको महिला को जो कन्विंस करना चाहिए, ये यूपी का पहला चुनाव है जिस चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, बल्कि ज्यादा लोगों को ठोक दिया, ये इशू है। ये तो महिलाओं को पसंद आने वाला मुद्दा है। इसलिए तुम्हारी हो सकता है कि कोई थोड़ी महंगाई बड़ी हो, जो कि प्रोपोर्शनेटली दुनिया भर में बड़ी है, लेकिन अगर आप सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं को सबसे ज्यादा आसानी से कन्विंस होने वाली बात है वो सुरक्षा की है। तो मुझे लगता है कि उस मुद्दे पे जोर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, एक बात बताना चाहूंगा, लखनऊ में पहली बार ऐसा देखने में आया, मातृशक्ति ने अपने घरों से निकल करके, और जिस एरिया से लोग नहीं आते थे, ऐसे स्थानों से भी हमारी इन सभी बहनों ने, और प्रभात फेरी, जन जागरण, हनुमान चालीसा और जो भी प्रयोग हो सकते थे, लोगों को घर पे बैठा करके, इवन अपने मोहल्ले में प्रोजेक्टर और बड़े बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयत्न किया। और कई ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें बहनें सुबेरे से लेके शाम तक लगी थी अपनी स्कूटी से, और लोगों को निकाल करके। पहला ऐसा दृश्य मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में देखा होगा, और लखनऊ के लोगों को भी ये पहला ऐसा अनुभव आया होगा। हमारे बीच में संतोष पांडे अखंड, आशीष साहू, आप दोनों लोग हैं, तो एक बार प्लीज हैंड रेज करिए जिससे अभिषेक जी आपको अनम्यूट कर सके। संजय भाई साहब, आपकी बात को प्रमाणित करते हुए बताना चाहूंगी कि लखनऊ में वोट के अगले दिन अखबार में निकला था कि गांव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था। ये एक बहुत बड़ी बात है। आशीष जी। भाई साहब, ये नाम मेरे को नहीं मिल रहे हैं। आशीष, संतोष हैंड रेस करिए तो एक बार इनसे बोलिए। बहुत कम लोगों को जोड़ा है, और जो लोग यहाँ नहीं जुड़ पाए उन सबसे आग्रह करिए, अपने यूट्यूब लिंक पर वो हम लोग को देख करके मैसेज कर सकते हैं। लेकिन संतोष सिंह जी को मैं स्क्रीन पे लेके आऊँ, यही पे हैं सर? नहीं, एक मिनट, स्क्रीन पे मैं संतोष पांडे अखंड, नहीं ये नहीं है सर। संतोष आशीष साहू जी। आदरणीय, जब तक आप अगला प्रश्न करते हैं, सुरेश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये शायद आपका सबसे बड़ा, जानना चाहेंगे कि सब जो विरोधी है एक सुर में ये कह रहे हैं कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो रहा है। आपका इस विषय में क्या कह रहा है कि जो सत्ता में पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगे?
मैंने तो कहा ना कि ये नहीं, तो भी संकोच के साथ बोल रही है। सामने वाले ने तो इसको मजहबी युद्ध घोषित कर दिया है। और अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये तो 2022 का चुनाव है, 2027 में जब चुनाव होगा ना, तो अखिलेश यादव जी धर्म के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। जी मैंने 2005 में कहा है, मेरा वीडियो है, मैंने जी कहा था कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है ना, जितनी ओनरशिप पार्टियां, ये बीजेपी से ज्यादा हिंदुवादी होगी। देखिए अभी वो हिंदू तो हुए हैं ना, अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते थे ना भगवान को मानते थे, तो इस स्तर तक तो आए ही ना। तो जी अगली बार तो बीजेपी को अभी से सोचना चाहिए, बीजेपी से ज्यादा आक्रामकता से हिंदुत्व को रखें। आज हिंदुत्व उनके फायदे में नहीं है, इसलिए वो हिंदुत्व का विरोध तो नहीं करे, कम से कम प्रो नहीं जा रहे, विरोध नहीं करें। जी लेकिन अगर उनके फायदे में रहेगा तो वो भी जाएंगे। तो जी भाई जाना चाहिए, जो काम किया होना चाहिए। मैं तो इसमें थोड़ा ज्यादा और बोलने का ये व्यक्ति हूं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जी, एक और चीज देखने को मिल रही है, जो चीजें बिल्कुल सामने हैं, प्रत्यक्ष है, कि किस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, किस प्रकार से कितने राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। लोग इस बात को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? आप राज्य की बात मत करिए यूपी में, क्योंकि फिर वो अभी किसी ने कहा था ना कि स्थानीय मुद्दे, आप स्थानीय बात करिए। हमारे जिलों में भी बहुत मैंने यूपी में ऐसा कोई जिला नहीं है जिस जिले में डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई। जी तो जो डेमोग्राफी जहाँ चेंज हुई है, वहां के क्राइम के बारे में अखबारों में, सोशल मीडिया में, टीवी पे आता रहता है। तो आप उसको कश्मीर मत बताइए कि कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ। आप जिस जिले में है वहां की जिले की लोकल घटना को बताइए, लोकल घटना की, लव जिहाद की घटना। क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज के बाद सबसे ज्यादा बड़ा असर पड़ता है लव जिहाद पे, लैंड जिहाद पर, क्राइम में, जो जेलों में किसकी संख्या है वगैरह वगैरह। ये आप लोकल मुद्दों को बताइए, उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जी बहुत बहुत आपने आधे घंटे ही रुकने वाला था, लेकिन आप लोग इतने अच्छे प्रश्न पूछ रहे, क्योंकि उसी से पता चलता है कि जुड़े हुए लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। हम पत्रकार हम स्मेल कर लेते हैं कि क्या ये केवल कीबोर्ड वॉरियर तो नहीं है। तो इसलिए 50 मिनट हो गए हैं, मुझे लगता है एक आध दो प्रश्न लेकर मुझे आप। सुरेश जी, मैं सब एक चीज और बोलना चाहूंगा कि लखनऊ वाले अपने हिस्से का काम कर चुके, लेकिन फिर भी हमें लगा कि और कर सकते हम। जैसे हमारे यहाँ गीत है ना, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसी नाते आज राखी दीदी अभी 3 बजे तक थी आजमगढ़ में और इतनी स्पीड से लखनऊ पर आई है। और ऐसे सारे कार्यकर्ता हम भी अन्य लोगों की तरह कहीं घूम सकते हैं, अपना बैठ के दूसरा काम कर सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि नहीं, अगर छोटे से योगदान से भी कुछ प्रतिशत भी बढ़ जाता है तो हमें लगता है कि ये जो राष्ट्र हित के लिए मतदान करें, ये हमारा संकल्प पूर्ण होगा। इस नाते सबको जोड़ा। हमारे बीच में डॉक्टर देखिए, जब संजय जी का फोन आया तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता ही है कि ये लोग ऐसे, इसलिए तो आया हूं। नहीं तो मैं कभी आपको वेबिनार पे नहीं दिखूंगा, मैं इन कार्यक्रमों में नहीं जाता। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ 10 लोग भी होंगे तो वो लोग होंगे जो अपना सर्वस्व दे रहे हैं, इसलिए आप लोगों के कार्यक्रम में मैं हूँ। और मुझे पता है कि यहाँ जो समय दिया जा रहा है उसका सदुपयोग होना है। जी बहुत सौभाग्य हमारा, और हमें सच में आश्चर्य हुआ था जब आपकी सहमति मिली। बहुत बहुत आभार है आपका। मुझे कोई प्रचारक फोन करे और मैं नहीं कहूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो दीदी, मुझे लगता है कि अभी हमारे बीच में डॉक्टर सुचिता जी हैं और आखिरी प्रश्न इनका हो सकता है, क्योंकि संतोष जी और कई ऐसे आशीष जी हमें दिख नहीं रहे। तो मुझे लगता है डॉक्टर सुचिता जी, प्रियंका दीदी हैं हमारे बीच में। हाँ, प्रियंका दी प्रश्न करिए अपना। संजय भाई साहब नमस्ते, और आप सभी गणमान्यों को भी नमस्ते। सुरेश भाई साहब जी को मैं सुन रही थी और मुझे अभी ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, प्रश्न नहीं है जिनको मैं उठा सकूं, क्योंकि हमसे पहले जो भी जुड़े हुए हमारे गणमान्य व्यक्ति थे उन्होंने सारे जो उचित क्वेश्चन थे वो ले लिए हैं। तो भाई साहब से मेरा कोई आपका नाम सुचिता जी है ना? प्रियंका शुक्ला हूँ। अच्छा, आपका नाम प्रियंका है? हाँ हाँ, मुझे लगा सुचिता है। ठीक है, बोलिए प्रियंका जी। जी, प्रियंका शुक्ला हूँ। और आपके जो पहले जितने भी प्रश्नों के उत्तर आए उनसे मैं काफी सहमत हूँ, और प्रसन्नता हो रही है आपको अपने बीच में देखने, और सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। और तो मुझे लगता है एक प्रश्न मैं ही रख देती हूँ, शायद
राखी दीदी, सुचिता जी भी कनेक्ट हो गई, स्क्रीन पे हैं। जी जी, सुचिता जी। सुरेश जी भाई साहब, राम राम। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब, बहुत अच्छा। और आपको एकदम इतना इतना लाइव इतना लग रहा है कि एकदम पास से सभी लोग सुन रहे हैं और एक अच्छा एहसास हुआ। और इस बार के चुनाव में मुझे लगता है कि जो अभी हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही थी, वो चीजें बहुत सारी खुलकर भी सामने आई हैं। और हम लोगों का कार्य बहुत कुछ लव जिहाद को लेकर रहता है, कुछ समस्याएं भी आती हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में ये प्लेटफॉर्म नहीं है उन सब की चर्चा करने का। और आपको सुना और आपका बहुत बहुत आभार। आपने क्या करना चाहिए सुचिता जी बताएं? आपने ये कहना चाहिए कि मतदान करने के लिए आप सुचिता किस पार्टी के पास ज्यादा है, इतना पूछिए बस। जिस पार्टी के पास सुचिता ज्यादा है उसको मतदान करो बस। भाई साहब, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा चलिए, मैं आज जाते समय एक सलाह देके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग अपने हैं और सबको पता है, और मैं तो वैसे खुले मंच पे बोलने वाला व्यक्ति हूँ। हम सब लोग राष्ट्र के लिए मतदान करने का आह्वान कर रहे, समय दे रहे, सब सच है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष बेनिफिशियरी कोई एमएलए है और भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमने केवल 5 साल बाद आने वाले वोटिंग में मतदान मांगने तक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, इन लोगों से काम करवाने के लिए भी दबाव बनाना चाहिए। क्योंकि आपको कोई संगठन का व्यक्ति कहेगा नहीं, इसलिए मैं इतनी छूट मेरे पास है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो आपको वो दबाव बनाने में, वो काम करवा लेने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताते जाए। जी ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। इन 2 पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेंगे। अनगिनत संकट जो झेल बड़ा, वो यान हमारा अनुपम है, नायक पर है विश्वास अटल, उर्मे बाहों में दमखम है, यह रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जय मुकुट चढ़ाएगी, मंजिल आएगी आएगी। आपका इतना अमूल्य समय देने के लिए आदरणीय बहुत धन्यवाद। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद। ठीक, सुरेश जी, प्रणाम।